नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं विनय सिंह तेजस IAS एकेडमी के फाउंडर एंड डायरेक्टर जो आज आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं वो रेगुलर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। और इस आज टॉपिक के करंट अफेयर्स अभी मैं आपको बताना ये चाहूँगा कि अभी हम UPSC का करंट अफेयर सीरीज आज से शुरू कर रहा हूँ। इसके अलावा अभी UPSC में योजना और कुरुक्षेत्रा का भी एक सीरीज चलेगा। इसके साथ इंडिया ईयर बुक जो 2022 अभी आने वाला है, जैसे ही वो बुक आप मार्केट में आ जाती है तो उसका भी एक सीरीज चलेगा। इसके पैरेलली NCERT का भी चलेगा। तो इस तरीके से तेजस IAS एकेडमी फुल फ्लेज होकर एक UPSC टारगेटेड 2022 और 23 के लिए स्पेशल बैच भी शुरू कर दिया गया है। और उसके लिए जो करंट अफेयर्स की जो भूमिका है वो हमारे सभी टीचर्स मिलकर आपके साथ रूबरू होंगे और आपके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ एक करंट अफेयर्स के साथ सब्जेक्ट की क्या भूमिका है और सब्जेक्ट में क्या करंट अफेयर्स की भूमिका है, इन दोनों के विषय में चर्चा भी करेंगे और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ उस पर हम डिस्कशन भी करेंगे और यह बताएंगे कि रियल में करंट अफेयर्स का सिविल सर्विसेज में किस तरीके का रोल होता है और किस तरीके से सिविल सर्विसेज में करंट अफेयर्स का आप उपयोग कर सकते हैं या राइटिंग स्किल में किस तरीके से अपने करंट अफेयर्स की बात कर सकते हैं। उन सभी का हम एक एक करके चर्चा करते रहेंगे। मैं आपसे अनुरोध ये करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले दिनों में आपके साथ साथ आपके जो भी इस फील्ड से जुड़ा है उन सब का एक नए डायमेंशन में, एक नए डायरेक्शंस में उनकी शुरुआत हो सके। और अभी आप लोगों ने कल 13 Feb 2022 का CGPSC प्रिलिमिनरी एग्जाम हुआ था। उसमें भी जिस तरीके से करंट अफेयर्स, भले 2 ही 3 ही क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के विषय में पूछा गया था, लेकिन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि जो केवल स्टूडेंट जो CGPSC में की प्रिपरेशन, CGPSC की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट को ब्रॉड लेवल पे हो के पढ़ें, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ पढ़ें। तभी आपका आने वाले दिनों में जो कॉम्पिटिटिव फील्ड का जो थ्रोट कट कंपटीशन चल रहा है उसमें आप अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। तभी आप इस सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव और इनरिच कर पाओगे। यही कारण है कि करंट अफेयर्स और अदर सब्जेक्ट के साथ एक भूमिका होती है, एक उनका कोरिलेशन होता है और यही कोरिलेशन जो होता है आपको सीखना है। और यह डे बाय डे तभी संभव है जब आप उन चीज़ों को बड़े सिस्टमाइज वे में स्टडी करेंगे और एक सिस्टम में स्टडी करेंगे। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि UPSC की जो प्रिपरेशन है, जो 2022 देने वाले हैं, वो अपने अब रिवीजन मोड पे आ जाएं और अपनी प्रिपरेशन का अंतिम दौर से शुरू करें, क्योंकि अब आपकी काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। UPSC का फॉर्म भी आ चुका है जिसकी लास्ट डेट 22 Feb 2022 है। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपना रिवीजन शुरू कर दें और स्टडी इस तरीके से करें कि प्री कभी रुके ना, और प्री अगर क्वालिफाई अगर कर लिए तो फिर फाइनल सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता।
उसी सीक्वेंस में तेजस आईएएस एकेडमी एक नया बैच लेके भी आ रहा है 2023 के लिए, जो आज ही से मतलब 14 फरवरी 2022 को एक नया बैच भी शुरू किया गया है, जो फुल फ्लेज होके यूपीएससी के मानकों, प्री और मेंस के क्वेश्चंस के पैटर्न को देखते हुए इन सब का स्टडी कराई जाएगी। आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, और आपके राइटिंग स्किल डेवलपमेंट, एसे राइटिंग, कंपल्सरी पेपर हिंदी और इंग्लिश किस तरीके से इम्प्रूव करना है और किस तरीके से उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो सभी चीज़ों को अच्छे से प्रिपरेशन कराया जाएगा, ताकि आपका आने वाले दिनों में यूपीएससी की जो भी चुनौतियां हो वो आप अच्छे तरीके से कर सकें। अब रियल में यूपीएससी के लिए जो अभी जिस तरीके से पैटर्न चल रहा है उस तरीके से हम ये चाहेंगे कि यूपीएससी सीएससी की तैयारी 12वीं के बाद, मतलब 12वीं आपने किया, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और फिर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना शुरू कर दें। ये सबसे आपके लिए गोल्डन टाइम होगा, जो आपके प्रोग्रेस ही नहीं आपको फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में भी काम करेगा। तो चलिए आज हम लोग कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक को देखते हैं, और इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स के टॉपिक रेगुलर आपको मिलेगा। इसलिए आप ध्यान रखें कि करंट अफेयर्स और उसके साथ जितना अभी चीज़ें मैंने बताया उसको धीरे धीरे आपके सामने मैं लाऊंगा, और एक एक करके अपने आप में वो यूपीएससी के मानकों को तय करेगा, जो कि यूपीएससी के पेपर प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, तीनों में आपको सही और सही के साथ साथ आपके मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ वो रहेगा, ताकि आप उसका स्टडी करें और स्टडी करने के पश्चात आप उसका सभी जगह उसका लाभ उठाएं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि रियल में जो मेरा सीरीज है वो करंट अफेयर्स की सीरीज है, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। स्पेशली इसमें यूपीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी के साथ साथ जो एसएससी, बैंक, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उन सब के लिए सारी चीज़ें हैं। जो मेरा जो होता है डिटेल न्यूज एनालिसिस डीएनए और रेगुलर न्यूज एनालिसिस में आरएनए के साथ मैं प्रेजेंट हुआ हूं, और इसी के साथ हम लोग आज देखेंगे कि आज कौन कौन से टॉपिक हैं और उस टॉपिक में क्या क्या किस डायमेंशन में स्टडी आपको करना है। तो आपने देखा होगा कि जो यूपीएससी सीएससी का जो कंप्लीट स्टडी विथ ऑप्शनल सब्जेक्ट जो 14 फेब 2022 को शुरू हो चुका है, आज ही से शुरू हो चुका है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आके डेमो लें और अपने कोर्स और अपने आप को इवेलुएट करें, और यूपीएससी के मानकों को तय करके आप खुद ही यह जानने की कोशिश करें कि हम किस डायमेंशन और किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आज हम लोगों को विषय में है कि मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। जो मध्य एशिया शिखर सम्मेलन है, यानी इंडिया और सेंट्रल एशिया जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें एक बहुत बड़ी बात करी गई है, और इस बड़ी बात में आपको दो चीजों को ध्यान में रखना होगा कि मध्य एशिया हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंस है। तो मध्य एशिया में आप देखेंगे कि मध्य एशिया की जब हम बात करते हैं तो कोविड-19 के बढ़ते मामलों के कारण जो गणतंत्र दिवस पर, अगर हम बात कर लें कि गणतंत्र दिवस पर जो रिपब्लिक डे पर कुछ लोगों को इनवाइट किया गया था, और 5 मध्य देशों के नेताओं को क्या किया गया था कि यह इनवाइट किया गया था, ये सभी नेताओं को इनवाइट किया गया था ये रिपब्लिक डे पर। लेकिन जनरली हुआ क्या कि कोविड के चलते इन नेताओं का जो यात्रा था वो उसको पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन उसके पोस्टपोन करने के पश्चात भारत की मेजबानी इन 5 मध्य एशियाई देश, ये सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि ये सेंट्रल एशिया कंट्री कौन कौन से हैं। तो सेंट्रल एशिया में आपको देखोगे कि कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। ये 5 सेंट्रल एशियाई के राष्ट्रपतियों के साथ आभासी सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह बेसिकली रिपब्लिक डे पर ये हमारे गेस्ट होने वाले थे, लेकिन ये कोविड के चलते उनकी यात्रा को पोस्टपोन कर दिया गया, और उसके लिए एक डिजिटल मतलब आभासी
आयोजन किया गया। और इस आभासी आयोजन के पीछे भारत और सेंट्रल एशिया के बीच बाइलेटरल रिलेशंस की जो बातें कही गई हैं, उसमें किन किन बातों पे हमें ध्यान देना है एज ए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, या सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग किन किन बातों पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना यह होगा कि सेंट्रल एशिया में देश कौन कौन आते हैं। तो आप देखोगे कि कजाकिस्तान, ये आप इस फिगर को देख सकते हो, तो कजाकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद आप देखोगे कि तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। यह जो 5 देश जो देख रहे हो, इसी को हम लोग सेंट्रल एशिया कहते हैं। और सेंट्रल एशिया जो आप देख रहे हो, यहां देख लो कि तजाकिस्तान, ये आप देख सकते हो कि तजाकिस्तान, ये आप देख सकते हो कि ये तजाकिस्तान की बात करते हैं, या उज्बेकिस्तान की बात करते हैं, या तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं। यह तीनों की बाउंड्री जो है आप देख सकते हो, ये अफगानिस्तान की बाउंड्री से लगा हुआ है। और आपको पता यह भी होगा कि अफगानिस्तान की इस समय वर्तमान स्थिति किस तरीके की है। तो उसके रेफरेंस में भी हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बनता है, एक सामरिक महत्व बनता है कि उसके आधार पर इनको स्टडी किया जाए और इनके साथ बाइलेटरल रिलेशंस जो है एक सौहार्दता के साथ, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच और इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ हमारी ये रिलेशन शुरू हो। उसी के साथ आप देख सकते हैं कि इधर चाइना का भी बाउंड्री लगा हुआ है, कजाकिस्तान के, किर्गिस्तान के और तजाकिस्तान। तो हमारे लिए क्या है कि चाइना की भी बाउंड्री शेयर करती है, और यहां पाकिस्तान की भी आपको पता भी होगा कि पाकिस्तान भी हमारा पड़ोसी देश के रूप में, और ये सेंट्रल एशिया के पड़ोसी देश के रूप में है। इधर आप देख सकते हैं कि टर्की की बात करते हैं, तो टर्की से लगा हुआ ये तुर्कमेनिस्तान जो है ईरान से लगा हुआ एरिया है। उसके बाद ये आप जो देख रहे हो कैस्पियन सी, ये इसकी भी सीमा आप देख सकते हो कि कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच में है। और ऊपर की अगर हम बात करें तो रसिया, और रसिया के साथ आप देख सकते हो इधर यूक्रेन की बात करते हैं। तो ध्यान देना कि आज जिस तरीके से मल्टीपोलर डायमेंशन में जिस तरीके से टूटता जा रहा है और थर्ड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन क्रिएट हो रही है, उस कंडीशन में बाइलेटरल रिलेशंस बिटवीन सेंट्रल एशिया और इंडिया की जो रिलेशंस की भूमिका जो होगी एक मेजर इंपॉर्टेंस रखता है, जो हमारे लिए भी सेंट्रल एशिया का क्या महत्व है और सेंट्रल एशिया का या पूरे एशिया कॉन्टिनेंट या पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में किस तरीके से भारत की भूमिका काम करेगा, उन सब पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और उसको देखने की कोशिश भी करेंगे कि बेसिकली यह किस तरीके से यह बायलैटरल रिलेशंस हमारे लिए उपयोगी है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करते हैं तो सेंट्रल एशिया ये हमारा फिजिकल, आप ये इसका लोकेशन आप देख सकते हो, क्योंकि जब तक आप ज्योग्राफी के विषय में अच्छे तरीके से जानकारी नहीं होगी तो आपके लिए समझना बड़ा मुश्किल होगा। अब हम ध्यान देना कि इसमें हम लोग किन किन चीजों की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर में इसके मुख्य बिंदु क्या है, कि यह मुख्य बिंदु किन किन चीजों पे स्टडी करना है, कि बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया की जब हम बात करेंगे तो किस तरीके से उसके मेजर पॉइंट कौन कौन से हैं, शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि शिखर सम्मेलन का ऑब्जेक्टिव किस तरीके से है और किस तरीके से इस ऑब्जेक्टिव को मेन हमारा उद्देश्य क्या है इन बायलैटरल रिलेशन रखने का। तीसरा है कि यह जो है दिल्ली घोषणा पत्र इसमें एक जारी किया गया है, तो दिल्ली घोषणा पत्र वो बेसिकली है क्या उसके विषय में भी जानेंगे, और भारत के लिए मध्य एशिया का महत्व क्या है, जो भारत के लिए मध्य एशिया का महत्व क्या है इसके विषय में हम लोग एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि यह बेसिकली इसके मुख्य बिंदु, यानी मुख्य बिंदु की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले आप देख लो कि मुख्य बिंदु में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर हम मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये जो 5 देश हैं
जिसमें आप देखोगे कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजाकिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान है। ये 5 राष्ट्रपतियों के साथ, यानी 5 देशों के राष्ट्रपतियों के साथ ये एक डिजिटल आभासी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और ध्यान देना, ये दोनों पक्षों के बीच जो राजनयिक संबंध है वो बेसिकली इसकी 30वीं वर्षगांठ है, 38th, ये 30वीं वर्षगांठ है। और 30वीं वर्षगांठ पर भारत और मध्य एशिया के बीच इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन का आयोजन करने का ये था कि दोनों पक्षों ने प्रत्येक 2 वर्ष में शिखर सम्मेलन का आयोजन करने पर सहमति भी व्यक्त की कि हर 2 साल पर एक बार कॉन्फ्रेंस होना चाहिए और सामाजिक मुद्दे के साथ, आर्थिक मुद्दे के साथ अदर मुद्दों पे भी चर्चा होनी चाहिए। और विश्व के कंटेम्प्रेरी, यानी विश्व के इस समय परिदृश्य को देखते हुए हमारे बायलैटरल रिलेशन इतने प्रगाढ़ होने चाहिए कि आने वाले दिनों में जो भी चैलेंजेस हमारे लिए हो या सेंट्रल एशिया के लिए हो, ये हम एक दूसरे से मिलकर उसको कंप्लीट फुलफिल कर सकें। तो नई व्यवस्था के सहयोग करने के लिए ये ध्यान देना, इस मुख्य बिंदु में भी इस नई व्यवस्था की शुरुआत करने के लिए दोनों मतलब हो गया कि सेंट्रल एशिया कंट्री और प्लस भारत ने यह मिलकर सोचा कि क्यों ना इसको एक कंटिन्यूअस और सतत विकास के लिए, कंटिन्यूअस और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी सतत विकास के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि हमारे और यानी भारत और मध्य एशिया के बीच एक संबंध प्रॉपर रहे और उस संबंध का मल्टी डायमेंशनल इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ हमारे साथ हमेशा वर्क करते रहे। तो उसके लिए उन्होंने नई दिल्ली में, ध्यान देना, ये नई दिल्ली में एक सचिवालय की भी स्थापना की गई है। इसका मतलब यह हो कि नई दिल्ली में भारत और मध्य एशिया के बीच एक सचिवालय स्थापित किया जाएगा। तो इसका मुख्य बिंदु क्या है कि 30 दोनों पक्षों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित किए हुए। आपको पता भी होगा कि राजनयिक संबंध स्थापित हुए 30 साल, क्योंकि 1991 में ये रसिया से यूएसएसआर से अलग हुआ था। तो ये देखा जाता है कि 30 साल उनकी ओरिजिन होते हुए उनकी मतलब के देश के रूप में परिभाषित किया गया था। तो 300 सालों के साथ ये हमारे बायलैटरल रिलेशंस नो डाउट बहुत अच्छे थे, लेकिन कंडीशंस ये थी कि बायलैटरल रिलेशंस के लिए वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था जिससे हम अपनी बात एक दूसरे से शेयर कर सके, और एक समस्याओं के समाधान के लिए हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी। उसी के सीक्वेंस में यह 5 राष्ट्रपतियों के साथ एक डिजिटल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसके तहत नई दिल्ली में एक सचिवालय की क्या किया गया, स्थापना किया गया। अब हम बात कर लेते हैं, ध्यान देना, अब हम बात कर लेते हैं कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मध्य एशिया, ध्यान देना, तो ये मध्य एशिया के बीच इनका मुख्यतः 3 उद्देश्य था। कहने का मतलब क्या था, 3 मुख्य उद्देश्य थे। पहला क्या था कि दोनों पक्षों के बीच में क्षेत्रीय सुरक्षा, जो ध्यान देना रीजनल सिक्योरिटी की बात करता है, ये क्षेत्रीय सुरक्षा की बात करता है। ये पहला, ये ध्यान देना, ये क्षेत्रीय सुरक्षा समृद्धि के लिए, सुरक्षा और समृद्धि के लिए, समृद्धि का मतलब होता है प्रॉस्पेरिटी के लिए, समृद्धि के लिए क्या करेंगे कि दोनों मिलकर काम करेंगे। दोनों मिलकर काम करने का मध्य एशिया और प्लस इंडिया, ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो पहला इनका ऑब्जेक्टिव था जो रीजनल सिक्योरिटी है, क्योंकि रीजनल सिक्योरिटी में आप देख रहे हो जिस तरीके से यह वर्ल्ड मल्टीपोलर डायमेंशन में और डायरेक्शन में डिवाइड हो रहा है, उसमें आप देख सकते हो कि यूक्रेन से लगा हुआ बाउंड्री जो आजकल रसिया और यूक्रेन और पूरे वर्ल्ड में किस तरीके की खलबली मची हुई है और किस तरीके से पूरा ज्योग्राफी के साथ साथ पूरे हिस्ट्री चेंज होने के कागार पर है। और आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि 3rd वर्ल्ड वार होने की संभावना भी दिख रही है। तो इसीलिए क्षेत्रीय सुरक्षा की बात यहां की गई, और क्षेत्रीय सुरक्षा का कहने का मतलब होता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा तभी संभव है जब उसके साथ समृद्धि हो।
तो पहला इन्होंने ये कहा। उसके बाद इन्होंने आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान देना, ये आपसी सहयोग की बात करा। और आपसी सहयोग क्या हो सकता है? ये आपसी सहयोग का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? आप एक रोड मैप तैयार किया जाएगा कि हम आपसी सहयोग किस डायमेंशन में और किस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है? और मध्य एशिया, और तीसरी जो चीजें थी उसमें यह बताने की कोशिश किया गया कि मध्य एशिया, ध्यान से समझना, कि मध्य एशिया और भारत को एक ढांचा प्रदान करना जिसमें विभिन्न स्तरों पर नियमित बातचीत की रूपरेखा स्थापित हो सके। यानी एक नियमित ढांचा तैयार करना है, ध्यान देना, एक नियमित स्ट्रक्चर यानी कि ढांचा तैयार करना है जिसमें क्या हो सके कि प्रॉपर हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आपको पता भी होगा कि दुनिया में 99% प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है और सॉल्व होती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन से। तो अगर कम्युनिकेशन लैक होगा तो ऑब्वियस है कि हमारे बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे यही 3 चीजें जो होती हैं जिनकी वजह से मध्य एशिया और, ध्यान देना, भारत के साथ यह शिखर का मेन उद्देश्य यही था। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन की। दिल्ली का घोषणा पत्र क्या हुआ था? तो मुख्य बिंदु में सचिवालय कहां बनाया गया है? सचिवालय जो आप देखोगे कि सचिवालय जो है वो बेसिकली नई दिल्ली में बनाया गया है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सुरक्षा और समृद्धि की बात करता है, आपसी सहयोग का एक रोड मैप की बात करता है और नियमित ढांचा तैयार किया जाए ताकि हमारी कम्युनिकेशन प्रॉपर होती रहे। तो ये जो आप देख रहे हो ये, उसके बाद हमारा दिल्ली घोषणा पत्र क्या है? तो दिल्ली घोषणा पत्र की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना, दिल्ली घोषणा पत्र बेसिकली है क्या? तो शिखर सम्मेलन के पश्चात दिल्ली में, ये ध्यान देना, दोनों का जब बायलैटरल रिलेशंस की बात जब हो गई, कम्युनिकेशन पूरी वार्ताएं समाप्त हो गई, तो एक डिक्लेरेशन जारी किया गया। और इस डिक्लेरेशंस के कुछ पॉइंट हैं और मुख्यतः अगर हम बात कर लें तो 4 से 5 पॉइंट इन देखने को मिला। तो सबसे पहले पहला पॉइंट क्या कहा गया? पहला पॉइंट यह कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच ये रक्षा सहयोग, ये ध्यान देना, रक्षा सहयोग की बात करता है, यानी डिफेंस की बात करता है। रक्षा सहयोग का मतलब डिफेंस कोऑपरेशंस की बात करता है कि रक्षा सहयोग के लिए एक स्तंभ के रूप में स्वीकार किया गया। और आप ध्यान देना कि पिछले अगर हम सालों की चर्चा करें, ये कोविड पेंडेमिक के आने से पहले जो हमारे यहाँ मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट आया, जिसकी वजह से आज हम भारत लगभग सभी चीज़ों पर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के अब धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। भारत एक ऐसा दुनिया का देश बनता जा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ जो है वो इंडिया में है, और यूथ होने के साथ साथ रिस्क लेने की कैपेबिलिटी भी हमारे पास है। और इसकी वजह से आपको मैं बता दूं कि मेक इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में जो चीजें हम पहले इंपोर्ट करते थे, आज हम उस स्थिति में आ चुके हैं कि हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में। तो इन देशों के साथ अगर बायलैटरल रिलेशन अच्छे होंगे तो नो डाउट आने वाले दिनों में हम बहुत सारी चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसी के रेफरेंस में आप देखा जाए कि रक्षा सहयोग की बात करी गई है कि रक्षा सहयोग की महत्वपूर्ण स्तंभ को, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में खासकर डिफेंस को लेकर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से सभी देशों के लिए सुरक्षा का एक मेजर क्वेश्चन उठ रहा है। इसलिए मध्य एशिया के साथ क्या है कि इंडिया का भी बायलैटरल रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया। तो पहला पॉइंट कहा गया रक्षा सहयोग की। अब बात कर लेते हैं कि दूसरा जो पॉइंट इन्होंने लिखा, बताया, तो वो क्या कहा कि मध्य एशिया के राष्ट्रपति ने भारत के साथ, जो मध्य एशिया के राष्ट्रपति जो भी हैं, चाहे कजाकिस्तान के, उज्बेकिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की, और ये पांचों देश जो हैं वो मध्य एशिया के देश नियमित रूप से क्या करेंगे? ध्यान देना कि नियमित रूप से ये किसके विरुद्ध? आतंकवाद के तरफ, आतंकवाद
आतंकवाद विरोधी अभ्यासों का, ध्यान देना, आतंकवाद विरोधी अभ्यास, ये सैन्य अभ्यास होंगे, ये ध्यान देना। इससे इंडिया को क्या फायदा? नियमित आतंकवाद विरोधी अभ्यास होने चाहिए, सहमति व्यक्त किया। और यही नहीं, इससे क्या क्या इंडिया को फायदा होने वाला है। एक तो आप अगर देखेंगे, ये आप देखेंगे, इस मैप को देखेंगे कि अगर इन पांचों देशों में अगर हम ये टेररिज्म के टेररिज्म, एंटी टेररिज्म अगर एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हो अफगानिस्तान में स्थिति कैसी बन रही, और हमारा जो सबसे पुराना दुश्मन की अगर हम बात करें चाइना के, तो उससे भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में एक मैसेज जाएगा, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। तो अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस तरीके से दिल्ली डिक्लेरेशन में दूसरी बातें जो कहा गया था, उसमें यह कहा गया कि मध्य एशिया के राष्ट्रपति ने भारत के साथ नियमित रूप से द्विपक्षीय सैन्य आतंकवाद विरोधी अभ्यासों का नियमित रूप से क्या किया जाए, सहमति व्यक्त की गई। इसमें तीसरी जो बात कही गई है, ध्यान देना, तीसरी बात कही गई ऊर्जा और संपर्क, ऊर्जा एवं संपर्क का मतलब होता है कम्युनिकेशन, संपर्क। अगर हम बात कर लें ऊर्जा, तीसरा जो पॉइंट दिया गया था ऊर्जा एवं संपर्क की बात करते हैं, यानी कम्युनिकेशंस की बात करते हैं। संपर्क पर गोलमेज बैठक तथा अफगानिस्तान और चाक बहार के मुद्दे पर वरिष्ठ अधिकारी स्तर के संयुक्त कार्य समूह पर सहमति भी व्यक्त की गई थी। अब आप ध्यान देना कि ऊर्जा और संपर्क पर, यानी कि कम्युनिकेशन और एनर्जी पर, ये दोनों पर तो बात कही गई। उसके बाद आज भी अफगानिस्तान और चाक बहार, आपको मैं बता दूं कि भारत ईरान में एक सी पोर्ट डेवलप कर रहा है, जो बेसिकली फिजिकल पार्ट में आप देखोगे तो वो ईरान का है, और उस पे इंडिया इस तरीके से सी पोर्ट डेवलप कर रहा है। और जिस तरीके से अफगानिस्तान का मुद्दा चल रहा है, उसको देखने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारियों का क्या हो गया है कि सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स का एक ज्वाइंट वेंचर बनाया जाए, ताकि उसकी निगरानी कर सके और उसके आने वाले दिनों में जो चैलेंजेज हैं उसको अच्छे तरीके से समझ सके और उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लिया जा सके। इसके अलावा जो चौथी कंडीशंस है, वो चौथी कंडीशंस किस बात पे सहमत हुई? मध्य एशिया देशों में बौद्ध, ध्यान देना, बौद्धिज्म जो है, बौद्ध प्रदर्शनी, ध्यान देना, ये प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन, ये प्रदर्शनी कहा जाता है कि मध्य एशिया देशों में बौद्ध प्रदर्शनी मध्य एशिया देशों से भारत में प्रत्येक वर्ष 100 सदस्यीय यानी 100 मेंबर का एक यूथ डेलीगेशन की यात्रा को भी स्वीकार किया गया। ध्यान देना कि मध्य एशिया में बौद्ध प्रदर्शनी कराया जाए। मध्य एशिया देशों से मतलब कि कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, इस पांचों देशों से 100 मेंबर का ये एक यूथ डेलीगेशन जो होगा वो हमारे इंडिया में आएगा। और इस तरीके से इससे क्या होगा, हमारे बीच जो उनकी रिलेशंस की प्रगाढ़ता है वो बहुत अच्छे तरीके से एक प्रॉपर वे में काम करेगा, ताकि आने वाले दिनों में हम बहुत तरह की चैलेंजेस को स्वीकार कर सकते हैं और उस चैलेंज को स्वीकार करने के साथ साथ उस पे हम एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ उस वर्क को कंप्लीट भी कर सकते हैं, जिससे हमारे बीच आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक, राजनैतिक सभी तरह के मल्टी डायमेंशनल या और इंक्लूसिव ग्रोथ होगा, जिससे आने वाले दिनों में क्या होगा कि हम उस चीज को स्वीकार कर पाएंगे और उसको समाधान भी कर पाएंगे। ये रहा दिल्ली डिक्लेरेशन। अब हम बात कर लेते हैं भारत के लिए मध्य एशिया देशों का महत्व। तो मध्य एशिया एक इंटीग्रेटेड
पड़ोसी के रूप में विदेशी नीति का मुख्य केंद्र होगा और उससे हम उसके पड़ोसी जो हैं उस पर कंट्रोल और कमांड भी कर सकते हैं। मध्य एशिया के 5 देश जो है, 3 देश आपने देखा होगा कि तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान की सीमा साझा करता है, जहां वर्तमान में तालिबान के शासन है, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। और जिस तरीके से मध्य एशिया हमारे लिए एक क्या होगा कि सभी जगह हम यूरोप को भी टारगेट कर सकते हैं, चाइना को भी टारगेट कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में जो वैश्विक मुद्दे हैं उस पे भी हम एज ए मीडिएटर के रूप में भी काम कर सकते हैं। इसलिए मध्य एशिया के साथ बाइलेटरल रिलेशंस हमारे लिए मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ होगा, जिससे हम सभी तरह के चैलेंजेस को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आपको देखोगे कि इसके अतिरिक्त इन 5 देशों में 3 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान चीन की सीमा भी साझा करता है। सभी मध्य एशियाई देशों का पाकिस्तान एवं चीन के साथ घनिष्ठ संबंध है। ध्यान देना, बड़ी अच्छी बात है कि इन 5 देशों के साथ जो है चाइना और पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध है। यही कारण है कि ये देश आपस में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ साथ चतुर्भुज यातायात यानी कि रेक्टेंगुलर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए एक समझौता भी किया है। तो इससे क्या फायदा होने वाला होगा, जो कम्युनिकेशन प्रॉपर या जो रोड ट्रांसपोर्टेशन या अदर जो एक्टिविटीज किया जा रहा है जिसको आपस में जोड़ने की बात करी गई है, इससे भारत को जो भी वैश्विक चैलेंजेज है उसको इनके माध्यम के द्वारा हम बहुत हद तक अपने कंट्रोल और कमांड कर सकते हैं। तो ये रहा भारत के साथ मध्य एशिया का रिलेशंस। अब इसी के बाद हम लोग देखते हैं औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, जिसको हम लोग कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, जिसको आप ध्यान देना कि यह बेसिकली उत्पाद क्या होता है और इस उत्पाद के विषय में जब हम स्टडी करते हैं तो क्यों करते हैं, और ये इसका इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, एक आधिकारिक अनुमानों के अनुसार भारत में औद्योगिक सुधारों की गति दिसंबर 2021 से, ये ध्यान देना दिसंबर 2021 से आफ्टर पेंडेमिक की अगर बात करें कि तीव्रता से कम हुई है। अब ये तीव्रता से कम क्यों हुई है? वही उत्पादन में वर्ष में केवल, ध्यान देना, वर्ष में केवल 0.4%, केवल 0.4% की वृद्धि हुई है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग में 0.1% ही वृद्धि हो पाई है, या 0.1% ही में थोड़ा सा चेंजेज हो पाया है। तो इसके पीछे रीजन क्या है ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निकालने का? क्योंकि आपको पता भी होगा कि दुनिया में डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री का डेफिनेशन आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी नापी जाती है। तो यह एक मानक होता है जिसके आधार पर हम लोग ये मेजर करते हैं, ठीक है। और अभी आपको देखेंगे कि जो कि विकास दर की बात करते हैं, डेवलपमेंट ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो 0.4% की ही वृद्धि हुई है, जो बहुत ज्यादा अभी वृद्धि नहीं हो पाई है। अब औद्योगिक सूचकांक का बेसिकली क्या मतलब होता है? तो यह एक इंडिकेटर होता है, यह एक संकेतक होता है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। मतलब मान लीजिए कि जैसे हम बजट डिफाइन करते हैं तो एक फाइनेंशियल ईयर डिफाइन करते हैं कि 1 अप्रैल से 31 मार्च की बात करते हैं, उसी तरीके से इंडस्ट्रियल ईयर का भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि एक वर्ष, मान लो कि जनवरी से लेके दिसंबर तक, यानी 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी के बीच, 31 दिसंबर के बीच एक इंडस्ट्री कितनी चीजों का प्रोडक्शन किया, एक निश्चित अवधि में उद्योग कितने तरह के प्रोडक्शन किए हैं या कितने प्रकार के प्रोडक्शन किया और कितना प्रोडक्शन किया, उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, उसी को यह मेजर करता है और उसी का एक इंडिकेटर है। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन
या ऑफिस के नाम से जाना जाता है, यही इस काम को करता है। मतलब कि इंडस्ट्रियल, ध्यान देना कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का जो क्राइटेरिया है वो NSO के द्वारा क्या किया जाता है, संकलित किया जाता है, उसको पब्लिश किया जाता है। अब बात होती है कि इसमें कितने मानक होते हैं। तो इसके मानक की बात करते हैं तो एक सबसे पहले हम बात करते हैं माइनिंग की, बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, बात करते हैं, और तीसरा जो होती है बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। तो इसमें जो आप देखा गया है यह बेसिकली इसका भी एक मापक इंडेक्स होगा, तो कोई ना कोई एक डेट डिफाइन होगा। तो आईआईपी का ध्यान देना कि जो मानक है वो वर्ष 2000, ध्यान देना कि यह वर्ष 2011-12 से लिया गया, जिसका आधार वर्ष जो हम लोग बेस ईयर की अगर हम बात करते हैं तो यह बेस ईयर ये बेस ईयर जो है वो 2011-12 में यह डिफाइन किया गया। अब आपको ध्यान देना होगा कि यह आईआईपी का मतलब इंडस्ट्रियल का ये क्या महत्व है। इस महत्व की अगर बात करें तो इसे नीति निर्माण की बात अगर करते हैं, जो हमारी पॉलिसी मेकिंग जो होती है वो वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक, इंडियन जो रिजर्व बैंक है, ये सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग क्या क्या किया जा सकता है, एक तो हमारे पॉलिसी मेकिंग में किया जा सकता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसको यूज करता है, और तीसरी चीजें होती है कि आरबीआई भी इसे ध्यान देना कि क्वार्टरली या जीडीपी के अनुमानों की गणना भी इसे किया जा सकता है। इसके प्रमुख 8 क्षेत्रों में ये बातें करी गई है, और इस 8 क्षेत्रों में आप देखोगे कि वो 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम उसमें बात करते हैं, एक रिफाइनरी आता है, रिफाइनरी प्रोडक्शन, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, उसके बाद नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर। ये 8 जो होते हैं ये इसके इंडिकेटर्स होते हैं, और इसमें आप देखोगे कि इसमें कौन कौन से होंगे। तो 8 पार्ट होते हैं, जिसमें रिफाइनरी की बात करेगा, बिजली की बात करेगा, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, यानी कच्चा तेल का मतलब ये आप समझ सकते हो कि क्रूड ऑयल, उसके बाद नेचुरल गैस, उसके बाद सीमेंट, उसके बाद फर्टिलाइजर। ये जो होता है ये इंडेक्स, इससे हम क्या करते हैं, अपनी जो इकोनॉमी का जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम समझ पाएंगे, और ताकि आने वाले दिनों में जो वैश्विक चैलेंजेज है उसको भी हम समझ सकते हैं, और आने वाले जो जीडीपी है या अदर पर कैपिटा इनकम या अदर एक्टिविटी जो इकोनॉमी रिलेटेड होते हैं उससे हम एक डिफाइंड और एक डिफिनीशन दे सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में प्लानिंग और स्कीम इंप्लीमेंट करने में हमें आसानी होगा। तो ये रहा आपका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। अब हम बात करते हैं सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड जो है वो बेसिकली बड़ी चर्चा में अभी रहा है। अभी आज आप देखेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि सोलोमन जो है, अमेरिका का कहना है कि सोलोमन द्वीप में एक दूतावास खोलेगा। ये ध्यान देना, एक दूतावास खोलेगा जो दृढ़ता के साथ साउथ पैसिफिक कंट्री, दक्षिण प्रशांत राष्ट्रों में चीन के मजबूत होते प्रभाव से पहले अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाने की योजना तैयार कर रहा है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, और ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर डिफाइंड हो जाएगा तब हम स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के विषय में भी समझ सकते हैं, और आने वाले जिस तरीके से दिनों में जो ग्लोबल चैलेंजेज हैं उसको वहां से किस तरीके से अमेरिका निजात कर सकता है, और पैसिफिक ओशियन पे किस तरीके से कंट्रोल और कमांड किया जा सकता है, उसके विषय में देखते हैं। तो सबसे पहले ये वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं। ये वर्ल्ड का मैप में आप यहां आप देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया है, और ये आप देख रहे हैं वो पपुआ न्यू गिनी है, ये इंडोनेशिया वाला पार्ट है, वहीं एक सोलोमन आइलैंड्स हैं। तो ध्यान देना, ये सोलोमन आइलैंड विश्व के मानचित्र पर आप देख सकते हो कि विश्व के मानचित्र पर ये आपका क्या है, ये आपका मानचित्र है सोलोमन आइलैंड। और इस सोलोमन आइलैंड क्यों चर्चा में अभी है? इसलिए चर्चा में है क्योंकि अमेरिका अपना एक दूतावास खोज रहा है। सोलोमन द्वीप की अवस्थिति अगर देखें और इस निर्णय के मेन रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले आप देखें सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड का लोकेशन आप देख लें कि ये सोलोमन आइलैंड है,
और सोलोमन आइलैंड जो है वो पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। इसी के बाद अगर हम बात कर लें कि इस सोलोमन आइलैंड में आप ये देख सकते हो कि न्यू पापुआ गिनी और सोलोमन, यहां से सोलोमन आइलैंड देख लो जिसकी कैपिटल है होनैरा। होनैरा जो है वो बेसिकली इसका कैपिटल है। और ये आप देख सकते हो कि यह पूरे ये जो सोलोमन आइलैंड है वह बेसिकली कहां और किस तरीके से है, इससे हम क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बातें कर सकते हैं। तो ध्यान देना इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके सोलोमन द्वीप की स्थिति। तो सोलोमन द्वीप की स्थिति जो आप देख रहे हो यह बेसिकली कहां है, इसकी पहले हम लोग पहले देख ले। सोलोमन आइलैंड जो है वो पपुआ न्यू गिनी के पूर्व में, यानी पपुआ न्यू गिनी, आप ये मैप आप देख सकते हैं, ये मैप आप देख सकते हैं कि पपुआ न्यू गिनी, ये देखोगे ये है पपुआ न्यू गिनी, ये पपुआ न्यू गिनी है। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो ये पपुआ न्यू गिनी के ईस्टर्न पार्ट में है। ये कह रहा है कि पपुआ न्यू गिनी, और ध्यान देना कि ओशनियाई और ऑस्ट्रेलिया एंड ओशनियाई कंट्री में कुछ आइलैंड का ग्रुप है जिसको आर्किपेलागो कहते हैं। तो उसमें मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया है। तो कहा जाता है कि न्यू गिनी के पूर्व में मेलानेशिया में स्थित यह सोलोमन आइलैंड जो है वो मेलानेशिया का एक राष्ट्र है, और जिसमें कहा जाता है कि लगभग 990, ध्यान देना इस सोलोमन आइलैंड में कम से कम 990 आइलैंड्स हैं और आइलैंड्स हैं। इसकी राजधानी होनियारा है जो अभी आपने देखा, और यह ग्वाइडल कैनाल आइलैंड पर स्थित है। तो ये जो आप देख सकते हो ये ग्वाइडल कैनाल जो है ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये ग्वाइडल कैनाल जो है ये आप देख सकते हो कि ये ग्वाइडल कैनाल जो है ये आप देख सकते हो कि ये ग्वाइडल कैनाल है, यहीं ये स्थित है जिसकी कैपिटल है होनियारा। क्लियर है। इसमें ज्वालामुखी द्वीपों और प्रवाल द्वीपों की दोहरी श्रृंखला पाई जाती है। और ध्यान देना इसका फॉर्मेशन दोनों तरीके से हुआ है, एक वोल्केनो के इरप्शन से हुआ है और कोरल से बने हुए हैं। और मेलानेशिया के साउथ वेस्ट में अगर देखा जाए, साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम में प्रशांत महासागर में ओशनियाई एक कंट्री है, उपक्षेत्र है। और ध्यान देना कि इसका अधिकांश भाग जो है इसके पपुआ न्यू गिनी नामक एक स्वायत्त, ये आप ये देखोगे कि ये पपुआ न्यू गिनी है, और यहां देखोगे बोगाइनविले जो है और न्यू जॉर्जिया, ये जो बात करते हैं कि बुका और बोगनविले, ये बुक्का और बोगनविले जो है यह बेसिकली उसी के पार्ट में ये लगा हुआ। तो ये जो पूरा पार्ट आप देख रहे हो यही है सोलोमन आइलैंड। और ये आप देख रहे हो ये बुका और बोगनविले ये आइलैंड है जो पपुआ न्यू गिनी का पार्ट है और उसी के ये ईस्ट में स्थित है। यह एक संवैधानिक राजतंत्र है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल, ध्यान देना ये मोनार्की है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राजतंत्र है जिसमें ब्रिटिश सम्राट का एक गवर्नर जनरल द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये ब्रिटिश गवर्नर के द्वारा ये रिप्रेजेंटेटिव के रूप में किया जाता है जो राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में काम करता है। तो ध्यान देना यहां जो काम जो लोग करते हैं वो ब्रिटिश सम्राट का एक गवर्नर जनरल जो होता है यहाँ एज ए रिप्रेजेंटेटिव का काम करता है, और वही फॉर्मली क्या कहते हैं कि वो वहां हेड के रूप में काम करता है। क्लियर है। तो सोलोमन आइलैंड की स्थिति को आप इस वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। और ये ध्यान देना स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के साथ साथ इसका जो निर्णय लेने का कारण है कि अमेरिका ने यहाँ दूतावास क्यों खोलना चाह रहा है, यहाँ अपना एम्बेसी क्यों बनाना चाह रहा है, यह एम्बेसी बनाने के पीछे उसका रीजन क्या है। तो अब आपको मैं बता दूं इसकी थोड़ी सी कहानी आप समझने की कोशिश करें। जो सेकेंड वर्ल्ड वार आपको हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार आपको पता भी होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अगर हम बात कर लें तो सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 के बीच हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। सोलोमन आइलैंड जो है वो अमेरिकाओं के लिए युद्ध स्थल का है। और ध्यान देना अमेरिकी जो उसमें पार्टिसिपेट किए थे सोलोमन उसमें एक मेजर रोल प्ले किया था।
और ध्यान देना, क्योंकि चीन सोलोमन, ध्यान देना, जो क्योंकि ये सोलोमन आइलैंड जो था वो चीन सोलोमन द्वीप के कुलीन राजनेताओं के व्यापारिक लोगों को अपने पक्ष में शामिल करना चाहता था। तो ध्यान देना, चीन जो है वो सोलोमन आइलैंड को अपने व्यापारिक पर्पज के लिए यानी कमर्शियल पर्पज के लिए अपने में शामिल करना चाह रहा था। और इस कदम में आप देखोगे कि नवंबर, ध्यान देना नवंबर, ये नवंबर 2021 की बात कर रहे हैं, नवंबर में 7 लाख की आबादी वाले इस देश में देखा यह जा रहा है कि वहां काफी तेजी से दंगे हो रहे हैं। और दंगे होने की वजह तो आप समझ सकते हैं, दंगे होने की बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि नवंबर 2021 के बाद यहां की पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो लगभग 7 लाख के करीब है, और इस देश में दंगों की बढ़ोतरी बहुत हुई है। और यहां जो है धीरे धीरे वो शांतिपूर्ण जो हिंसक थे, वो कहा जा सकता है कि चाइना के साथ इनकी प्रतिद्वंदिता आर्थिक समस्या और चिंताओं को उजागर किया है। ये बेसिकली वहां इस तरह की कंडीशन क्रिएट होने में चाइना की एक मेजर रोल प्ले हो रहा है। इसी वजह से जो बाइडेन साहब ने ये कहा है कि यहां एक हम दूतावास खोलेंगे, यहां एम्बेसी बनाएंगे, और खासकर चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए इन्होंने एक दूतावास खोला है। और इस दूतावास को खोलने के पीछे रीजन जो डिफाइन किया गया है, इसमें यह भी बताया गया है कि अभी भारत जो क्वाड है, उस क्वाड वार्ता में अमेरिका ने कहा कि हम इस इंडो पैसिफिक रीजन में जो कहा जाता है कि पूरी खुली फ्रीडम होके ओपन और प्रोस्पेरिटी के साथ एक ऐसा हम कहा जाता है कि एक लेक का फॉर्मेशन करेंगे। लेक का मतलब होता है कि चारों ओर से लैंड पार्ट से घिरा होता है, मतलब चारों ओर से क्वाड देशों का एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं ताकि आने वाले दिनों में जो चाइना से उभरने वाले और उठने वाले जो चैलेंजेज हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से हम सॉल्व कर सके। यही मेन उद्देश्य है कि इस पे क्या कर रहा है, चाइना को कंट्रोल, इनडायरेक्ट वे में कंट्रोल और कमांड करने के लिए यूएसए ने इस तरह का स्ट्रेटजी अपनाया है। तो ये रहा निर्णय का मुख्य रीजन, यही था। इसी के साथ हम लोग ये देख सकते हैं, ये आपके सोलोमन आइलैंड है। अब हम लोग चलते हैं 17वें मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होने वाला है। तो ध्यान देना, 17th मुंबई अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ये ध्यान देना कब मनाया जाएगा, 29 मई को, 29 मई से 4 जून तक मुंबई परिसर, मुंबई फिल्म डिवीजन परिसर में आयोजित किया जाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारत में 75 विषयों पर एक विशेष लघु फिल्म श्रेणी बनाई गई है। ध्यान देना कि 75 सालों में 75 डायमेंशन, 75 डायमेंशन में भारत के डेवलपमेंट में किन किन डायमेंशन में डेवलपमेंट हुआ और किन किन चीजों को हुआ, उसमें इसको डिफाइन करने के लिए 75 विषयों पर एक विशेष शॉर्ट फिल्म बनाई जाएगी। ठीक है, फिल्मों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 फरवरी से 15 मार्च तक किया जा सकता है, और सितंबर 2000, ध्यान देना 19 से लेकर 31 दिसंबर 2021 के बीच ये ध्यान देना निर्मित फिल्मों को इस महोत्सव में प्रवेश के लिए पात्र होंगे। ध्यान देना, सितंबर 2019 से लेकर ये 31 दिसंबर 2021 के लिए जितनी भी फिल्में भारत में बनाई गई है, जो हमारे सामाजिक सौहार्द को और डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में सामाजिक स्थितियों को बरकरार रखने के लिए जो होगा, वही इस फिल्म में पार्टिसिपेट किया जाएगा या उसका प्रदर्शनी किया जाएगा। महोत्सव का सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के रूप में गोल्डन शंख होगा। इसमें गोल्डन शंख और 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद विभिन्न श्रेणियों के विजेता फिल्मों के आकर्षण नगद, जैसे सिल्वर शंख की बात करते हैं, ट्रॉफी की बात करते हैं, सर्टिफिकेट उनको प्रदान किए जाएंगे।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यह इनडायरेक्ट वे में भारत के 75 वर्ष कंप्लीट होने के लिए उसमें आने वाले दिनों में जो जो भी डेवलपमेंट हुए हैं और आने वाले दिनों में किस तरीके से भारत एक ग्लोबल पावर के रूप में बनने जा रहा है, उसकी एक शॉर्ट फिल्म की सही कहो तो एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी, एक मेला है। दक्षिण एशिया में गैर फीचर फिल्म को के लिए सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा महोत्सव फिल्म डिवीजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा। तो ध्यान देना कि जिसको बॉलीवुड कहते हो और हमारे यहाँ जो ये आप देखोगे कि ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन, जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, प्रसारण मंत्रालय है, ये मिलकर इसका आयोजन करेंगे। इसी के साथ आप देख सकते हो इसमें महाराष्ट्र सरकार भी सहयोग करती है और यह दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं के लिए क्या करता है, आकर्षित करती है, जिससे आने वाले दिनों में हमारी एक जो ग्लोबल जो इकॉनमी ग्लोबल चैलेंजेज है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि इससे हम इंपावर कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और उस क्षेत्र में सामाजिक वे में सौहार्दता बनाने के लिए हम अच्छी अच्छी तरह के फिल्म लॉन्च कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट कर सकते हैं और आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम पिक्चर के माध्यम से या मूवीज के माध्यम से हम एक दूसरे देशों के साथ संबंध भी स्थापित रख सकते हैं, बायलैटरल रिलेशंस भी देख सकते हैं और भारत में आने वाले चैलेंजेज को, खासकर एक यूथ के लिए जो चैलेंजेज होते हैं, उन सबको कमांड करने के लिए और बहुत अच्छे से कन्वे करने के लिए और अवेयरनेस लाने के लिए एक बेस्ट माध्यम है, जिससे आने वाले दिनों में चुनौतियों का समाधान भी किया जा सकता है। अगर इस पूरे करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो इसमें आप देखेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तेजस आईएएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसे आप पीडीएफ लोड कर सकते हैं। क्लियर है? इस पीडीएफ को लोड कर सकते हैं और आप पढ़ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अच्छे तरीके से पढ़ें और इन केस कोई डाउट हो या किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस हो, खासकर तेजस आईएएस एकेडमी की एक आइडेंटिटी है फुल फ्लेज सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराना, जिसमें यूपीएससी बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यमों में हम बहुत अच्छे से कराते हैं, ताकि आने वाले दिनों में जो वैश्विक चैलेंजेज एक आईएएस ऑफिसर के लिए हो सकता है या है, उस चैलेंज को स्वीकार कर सके और यूपीएससी में जब सिलेक्शन की लिस्ट में जब उसकी सिलेक्शन की लिस्ट जारी हो तो अपना स्थान पक्का करा सके। थैंक यू वेरी मच।